बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जरदारी साहब ने अपने ओहदे का हल्फ तो ले लिया, उसके बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जैसे कि PMLN वज़ीर आज़म उनके बन गए, जरदारी साहब सदर बन गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से। ये वो दोनों जमातें हैं जिनके नज़रियात तो पहले नहीं कभी मिलते थे। अभी इस इलेक्शन में भी हमने इसकी झलक देखी, एक दूसरे पर तंज के तीर ऐसे निश्तर बरसाए गए कि शायद हम लोग इस पे हैरान हो गए थे कि 16 महीने की हुकूमत में ये लोग इकट्ठे थे और अभी इलेक्शन के दौरान एक दूसरे पे गोलाबारी बरसाई जा रही है। लेकिन माजी में भी यही दोनों सियासी जमातें, खुसूसन शहबाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त जरदारी साहब के वोटों से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए हैं, माजी में जरदारी साहब को लड़काना की सड़कों पर घसीटने की बात करते थे, सरेआम फांसी लगाने की बात करते थे। क्या कहते रहे हम आपको सुनवाते। मिस्टर राफत जरदारी, अपने जहन से ये बात निकाल दो। मैं एक बार नहीं, मैं 100 बार ऐसी हुकूमत को छोड़ दूंगा, तुम्हारा इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा। मैं जरदारी, तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे। शहबाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब का कातिल आला है। दर बाबा और 40 चोरों से अपनी लूटी हुई दौलत वापस इनके पेटों से निकाल कर आपके कदमों में निशावर करेंगे। इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। जरदारी साहब, पहले आप अपनी करप्शन का तो कौम को हिसाब दें। सुन लो जरदारी साहब, आपके ऊपर कोई एतबार नहीं, चाहे आप डब्बा पीर का जुब्बा पहन के आ जाए, आपके ऊपर कोई एतबार नहीं। अब अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे। इस तरह तो होता है, इस तरह की काम। दोनों जमातों की 90 की दिहाई की कहानियां हम सबके सामने थी। जिस तरह से दोनों हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज करते रहे, लॉन्ग मार्च करते रहे, वो तारीख में चीज़ें रकम है। लेकिन इसके बाद कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। इमरान खान उभरते हैं पाकिस्तान की सियासत में। 2012 का उनका जलसा हम देखते हैं, लाहौर का जलसा, करप्शन के बयानिए की वो बात करते हैं और उसके बाद हमने देखा बड़ी तादाद में लोग उनके साथ शामिल हो जाते हैं। 2018 का वो इलेक्शन भी जीत जाते हैं और उसके बाद ऐसा कुछ मंजर बनता है कि यही दोनों सियासी जमातें जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के बदतरीन मुखालिफ थे इमरान खान के बुक्स में, शायद इकट्ठे हो गए। और ये इसके बारे में खान साहब भी माजी में कहते रहे कि ये जब दोनों जमातों को वक्त पड़ेगा तो मेरे खिलाफ ये दोनों जमातें इकट्ठी होंगी। आज कुछ इसकी झलक हमें दिखाई तो देती है। हमने देखा 16 महीने की PDM की हुकूमत, किस तरह से उन्होंने हुकूमत की। वो ये कहते थे पाकिस्तान को हम डिफॉल्ट से बचाने के लिए आए हैं, लेकिन हुकूमत के आखिरी दिनों में ऐसी कानून साजी की गई, ऐसी बरक रफ्तार से कानून साजी हुई जिसकी माजी में भी शायद मिसाल ना मिले। PDM के दौरे इक़्तिदार में 666 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मंजूर करवाए गए, नैब एक्ट में तरामीम, इलेक्शन एक्ट, नाअहली की सजा का तयन समेत ऐसी कानून साजी हुई जिसका दोनों जमातों ने भरपूर फ़ायदा भी उठाया। PDM के दौर से लेके और हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर का, तो तमाम इनके कायदीन के बड़े बड़े मुकदमात भी खत्म हो गए। अब PDM पार्ट 2 भी कायम हो गई है। अब देखते हैं ये दोनों हुकूमतें किस तरह से चलेंगी। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अपनी एक मुख्तसर काबीना बनाने जा रहे हैं। शुरू में वज़रा 12 से 14 के करीब वज़रा होंगे, लेकिन जो अहम वजारतों के हवाले से अगर हम बात करें, वजारत खारजा की बात करते हैं तो इसहाक डार वजीर खारजा होंगे, लेकिन उनके साथ पैरेलल 2 मुशीर भी होंगे। जलील अब्बास जलानी अगर हम बात करते हैं वो एडवाइज़र भी होंगे, तारिक फातमी मोमिन खसूसी होंगे और इनका दर्जा विफाकी वजीर के बराबर होगा। इसी तरह वजारत ख़जाना में भी 2 एडवाइज़र लगाए जा रहे हैं, तो वो एडवाइज़र होंगे जो कि निगरान हुकूमत का हिस्सा रहे। तो क्या निगरान हुकूमत की पॉलिसीज़ जो हैं वही हम उसका तसलसल देखेंगे, उसी की एक्सटेंशन होगी। मोहसिन नकवी साहब को वजीर दाखिला भी बनाया जा रहा है, निगरान वो वजीर आला पंजाब भी रहे थे। तो समझा क्या जाए, क्या कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी इस काबीना का हिस्सा होंगे? क्या इस हुकूमत पे किसी को ट्रस्ट नहीं है कि अपने ही लोग इस काबीना का हिस्सा बनेंगे? और क्या ये एक वजारत में 3-3 जब एडवाइज़र और मुशीर लगाए जाएंगे तो क्या पाकिस्तान के ख़जाने पे मज़ीद बोझ तो नहीं बढ़ेगा? खैर, ये तो वजारत की हम बात करते हैं। दूसरी जानिब हम KP की हुकूमत का जिक्र करते हैं। गंडापुर साहब कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत को, उनके सूबे को उस तरह से हकूक नहीं मिल रहे। देखते हैं वो क्या कहते हैं। खैर, मेरी कटौती आप करें, लेकिन मेरी बिजली का जो यूनिट है वो मैं आधा दूंगा। इसी तरह गैस में भी आपने जो इतनी महंगी कर दी है, मैं 50% आपको देने को तैयार हूँ। मैं जब तक कुर्सी पे बैठा हूँ मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, ना अपने सूबे पे ना अपनी आवाम।
दूसरी जानिब इंतखाबी धांधली के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त सड़कों पे मौजूद थी जब उसी एंड टाइम पे ज़रदारी साहब अपनी सदारत का हल्फ ले रहे थे। बड़े बड़े लीडरान को गिरफ्तार किया गया, सलमान अकरम राजा साहब को, लतीफ़ खोसा को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनों को भी लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। क्या हुकूमत वक्त ने यह फैसला कर लिया है और खुसूसन पंजाब की हुकूमत ने सख्ती से निपटने की तैयारी कर रहे हैं? और अगर ऐसा ही मंजर हम पाकिस्तान की सियासत में देखते हैं, मजीद शोरश बर्पा होगी, हालात खराबी की जानिब जा सकते हैं, इंतशार, अफरा तफरी और एजिटेशन की सियासत क्या वाकई ही पाकिस्तान को सूट करती है? और इस तमाम तर क्रैकडाउन में सदर आसिफ अली जरदारी का क्या किरदार होगा? इसी पे मजीद हम बात करेंगे। इंतखाबी धांधली का भी जिक्र होगा। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब शोएब शाहीन साहब। कादिर खान मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर रहनुमाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के। सर, आपको भी वेलकम कहते हैं आज के शो में। शोएब शाहीन साहब, आज जरदारी साहब जब हल्फ उठा रहे थे उस वक्त सलमान अकरम राजा लाहौर की सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे, लतीफ़ खोसा, आप लोग भी एहतजाज कर रहे थे। बड़ी तादाद आपके जो कारकुनों की है उनको गिरफ्तार किया गया। नई हुकूमत आ गई तो एक लगता है मैसेज दे दिया गया कि अब आप लोगों से सख्ती से निपटना है। देखिए, सख्ती से तो हमारे से पिछले 2 साल से निपट रहे। हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, तशद्दुद किया, बर्बरियत कायम की, चार दीवारी की पामाली की, किंग्स पार्टियां बनाई गई, अगवा किया गया, अगवा बराए बयान का सिलसिला जारी रहा, लोगों को जबरदस्ती पार्टियां छुड़वाई गई और सब कुछ करके तो हमें ये कहा जाता था, आप ही के प्रोग्राम में कई दफा कहने का मुझे मौका मिला, कहा जाता था कि जनाब इनके पास तो कैंडिडेट ही कोई नहीं होगा। हमने कहा था कैंडिडेट होंगे और सबसे ज्यादा होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ। फिर जब इनसे कुछ नहीं बन पाया तो रात की तारीकी में हमसे बल्ले का निशान छीन लिया। ये नहीं बन पाया तो हमने कहा रिटर्निंग अफसर जुडिशरी से लगाए, वो उन्होंने रात की तारीकी में कहा नहीं जी ये तो बड़े फरिश्ते हैं, इन्हीं को ही रहने दें। हमने कहा चलो फिर भी ठीक है। अब मेरा हल्का NA-47 आपके सामने वो पॉश एरिया है जो शहर का भी है और देहात भी है, सबसे बड़ा हल्का है ये। बिल्कुल। अब शहर के इस हल्के में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इलेक्शन कमिश्न है, प्रेसिडेंसी है, प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो मेरा पोलिंग स्टेशन था जहां प्राइम मिनिस्टर के हाउस के एम्प्लॉइज, प्रेसिडेंसी के एम्प्लॉइज, आपके तमाम उन कॉलोनियों में रहने वाले और डिप्लोमेटिक इनक्लेव का एक ही जगह पे था। बहुत बड़ी लीड से मैं वहां से जीता हूँ, मगर इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट 1,05,000 वोट लेके मैं बाहर बैठा हुआ हूँ जिसने आधे से भी कम वोट लिए हैं, आधे से भी कम। वो इस वक्त वो इक़्तिदार के मजे लूट रहा है और सारी फोर्जरी, फ्रॉड, कोई एक अनलिमिटेड, वो आपको मैं कई दफा बिल्कुल, हमने आपका फॉर्म भी देखा है, उस पे किस तरह से रद्द-बदल किया गया, किस तरह हिंसों को चेंज किया गया, वो चीजें भी सामने है। तो क्या आपको लग रहा है आप जी 70 अरब रुपए लगा के इलेक्शन कराए, एक बॉल पॉइंट अगलू ने उठाया, उसको काटा मारा, जा करके उसको फारिग कर दिया। ये है आपके लोगों के हुकूक और लोगों के वोट की वक़्त इन लोगों की नजरों में। ये सिर्फ एक वोट नहीं होता, लोगों के जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं, उनकी फीलिंग्स होती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि जिसको अपना वो नुमाइंदा बनाना चाहते हैं उनसे वो तवक्कुआत रखते हैं, उनके साथ उनकी जज्बाती वाबस्तगी होती है, उनके साथ वो एफिलिएशन होती है। आपने जज्बात का भी कत्ल किया, आपने डाका जनी की, आपने तवक्कुआत की भी डाका जनी की, लोग कैसे भूल जाएं? फिर अब सारा कुछ करके आज पूरे मीडिया ने रात 12 बजे तक सब दिखा रहे हैं कि हम सब जीते हुए, मेरी 46,000 की लीड दिखा रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है, एकदम जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहीं जाता है और उसके बाद से वापस जब आता है, एक तो उस वक्त जाते वक्त स्टॉप करा के जाता है, वापस आता है, आज तक नहीं बताया कहाँ गए थे, वो नामालूम जगह पे गए थे, दिखाया सही, किसी नामालूम जगह पे गए थे जी, नामालूम जगह पे गए। नामालूम जगह से जब वापस आते हैं तो सारे के सारे रिजल्ट तब्दील हो जाते हैं। सही। और फिर हमारे केसेस में तो बड़ी अजीब सी बात है, मैं आपको क्या बताऊं। हम चले गए इलेक्शन कमीशन में, इररिस्पेक्ट पुरानी बातों को छोड़ दें, इलेक्शन कमीशन में 10 तारीख को गए, इलेक्शन कमीशन के पास जब गए तो फॉर्म 48 बनता है, 12 बजे का टाइम था, नोटिस था, सुबह के 10 साढ़े 10 बजे उन्होंने स्टे कर दिया और हम चले गए RO के पास। RO ने लिख के दिया मैं फर्दर प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज पोस्टपोन्ड, क्योंकि ऑर्डर आ चुका है इलेक्शन कमीशन का। ये 11:30 से 12 के दरमियान का सारा मामला है। ये सब कुछ होने के बाद क्या वारदात होती है, रात को नोटिफिकेशन आ जाता है। बिल्कुल। अब पता चला कि जनाब वो नोटिफिकेशन पहले कर दिया और अच्छा फिर जब हम इलेक्शन कमीशन में जाते हैं तो ये एक रिपोर्ट देते हैं कि जनाब नहीं, हम तो उससे पहले कंसोलिडेट कर चुके थे। अब जब ये फॉर्म आए तो पता चला कि फॉर्म 48, 49 उन्होंने 12 तारीख को जारी किए, यानी फॉर्म 48, 49 12 को जारी हो रहा है
और नोटिफिकेशन 11 तारीख को। तो ये देखिए इस तरह की फौजरी जो की गई है तो वो तो अब सबके सामने है। एक हरकत है जिन्होंने की हो, ये मंदोखेल साहब से पूछ लेते हैं, ये भी डसे हुए हैं एमकेएम के, और इनके हल्के में भी मुझे पिछले प्रोग्राम में इन्होंने बड़ी डिटेल से बताया था। मंदोखेल साहब, आपने भी बड़ी डिटेल से बताया था आपके हल्के में जैसे धांधली हुई और एमकेएम को पीपल्स पार्टी कहती रही कि कराची से मैंडेट दिलवाया गया है, लेकिन फिर सदारती इलेक्शन में आपके लोग गए एमकेएम से वोट मांगने के लिए, उसी एमकेएम से कि जिसके बारे में आप कह रहे थे कि मैंडेट इनको दिलवाया गया है, सीटें आप लोगों को हरवाई गई हैं। तो ये इसको क्या समझा जाए? ये पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हो रहा है, क्या सब दुरुस्त हो रहा है? असमा साहबा, मेरे ख्याल में ये तो एक जमहूरी हक है और हर किसी को के वोट के लिए चले जाए। जी जी। लेकिन साथ साथ मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ कि उनको वोट हमने आखिरी दिन जो उनके पास गए, मैं इसको छोड़ देता हूँ, ज्यादा बात लंबी हो जाएगी। इतना आपको कहूंगा कि न तो मुस्तफा कमाल ने हमारे सदर को वोट डाला, अच्छा, न वो एग्री था, न वो किसी प्रोग्राम में। वैसे तो हर जगह पे वो हीरो बनता है, चलांगे मारता है, मगर शायद उनको पुरानी बातों पे उनको भी पछतावा था, या वो आगे का उसका कोई और प्लान है। लेकिन इनके सारे प्लान में खाक में मिला दूंगा। फैसल वाडा जैसा आदमी को भी मैंने यहाँ से भगा है, और तो ये क्या चीज है? इनके खिलाफ FIR के लिए ऑर्डर रिजर्व है सेशन कोर्ट से, इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन से ऑर्डर रिजर्व है। इसके पूरा जो फॉरेंसिक है, जो इनके लोग पकड़े गए, 25 से 30 हजार वोट मेरे पास है, ये सब मेरे पास है। तो इलेक्शन कमीशन से और सेशन कोर्ट से दोनों से ऑर्डर रिजर्व है। और इसके अलावा हाई कोर्ट में मैंने पिटीशन दाखिल की है। इनकी जितनी भी काली करतूत के सबूत है वो सब मेरे पास है। इंशाल्लाह आपको अगले 2-4 महीने में इनको यहाँ से बता के दिखाऊंगा। बाकी जो आपकी बात है, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो खुद भी इनका गवर्नर ने कहा है कि हमें वोट नहीं मिला है, हमें वोट इस वजह से नहीं मिला है, हमने इमरान खान का साथ दिए, हमने फलां का साथ दिए, फलां का साथ दिए। वो तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इनको भी पता है कि उनका वोट का कराची में जाली मैंडेट है। इनका एक भी MNA नहीं जीता है। वो 17 हैदराबाद समेत 17 MNA जो उनकी झोली में डाले गए, ये सबको पता है। बाकी ये कि शोएब शाहीन साहब मेरे भाई है, बल्कि पेटी भाई है मेरे, और मैं इनको, इनकी पार्टी को यही चीज कहूंगा कि ज्यादती तो आपके सामने की बातें हमारे साथ भी हुई है, ज्यादती, और ज्यादती हर मर्तबा हुई है। पिछले इलेक्शन में भी हुई थी, 2013 में भी हुई थी, 2018 में भी हुई थी। लेकिन हमने ये जो जमहूरियत की पटली है, हमने उसको डिरेल नहीं होने दी है। हमने उनके सामने सारी चीजें रखी। और अब भी मैं इनको ये कहूंगा कि आप एक तरफ तो पुख्तनख्वा की हुकूमत आपने फुल फ्लेज बना भी ली है, वजारत आला भी ले ली है, सब ले लिए है, आपकी MNA MP ने हल भी ले लिया है। आपने कमेटियों के लिए अपोजिशन लीडर जो कि एक शेडो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो भी आपने फैसिलिटीज लिए। ये सारी फैसिलिटीज लेंगे और फिर 2-4 मिनट के लिए गोलगप्पाड़े करेंगे और अपनी सीट हलाल करने के लिए ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे अगले 5 साल। आपको लग रहा है? और फिर मैं ये कहते मैं उन लोगों से भी पूछना चाह रहा हूँ जिन्होंने PTI को वोट दिया है, आपने क्या सोच के वोट दिया है? 3.5 साल में उसने कौन सी दूध के नहरें बहा दिए है? 26,000 अरब रुपए खा गए और 26,000 में लंगर खाने बना दिए, 250 बता रही है। यानी आप मुझे बता दो कोई मेगा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो नौजवानों के लिए, कोई ऐसा स्कीम जो पाकिस्तान को तरक्की पे ले जाए। उन्होंने लंगर खाने खोल दिए, ये है, और फिर वो कटे और गोड़े और पता नहीं वो लेकिन आप चले, आप इनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है। लेकिन अब शहबाज स्पीड साहब आपके पास आ गए वजीर आजम की हैसियत में, तो उनकी परफॉर्मेंस से आप शायद मुतमईन हो। मैं जरूर इस पे दोबारा आऊंगी, यही सवाल आपके सामने रखूंगी। लेकिन शोएब शाहीन साहब के सामने जाते हैं। शोएब शाहीन साहब, वो ये कह रहे हैं पुरानी तनख्वाह पे आप लोग काम करते रहेंगे, लेकिन जो रिजर्व सीट्स का मामला है वो भी दे दी गई, बांट दी गई, तो फिर क्या वाकई पुरानी तनख्वाह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम करेगी? कहीं से रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है आपको क्या? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो बात इन्होंने PTI पे तनकीद की उसका सिर्फ 1 मिनट में जवाब दे के आगे चलूं। भाई, इमरान खान ही की हुकूमत थी जो 2 साल कोरोना को भुगताया और पूरी दुनिया ने रश किया और उनकी तारीफ की है। इसके बावजूद जब उनको इक़्तिदार से निकाला गया फॉरेन इंटरवेंशन की बुनियाद पर, और 6.2% GDP थी इनके अपने आदाद शुमार के मुताबिक, मेंशन किया गया था। 0 से 5% चांस ऑफ डिफॉल्ट था इनके जो आदाद शुमार है। और जब ये इक़्तिदार में आते हैं 0.
0.23% यानी 23% पे जा करके ये अपना 0.23% पे जा करके अपना जीडीपी छोड़ते हैं। और इनके अपने ख्वाजा आसिफ जो मिनिस्टर थे उस वक्त, वो ये कहते थे कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। ये तो है इनके कारनामे। $24 बिलियन रिजर्व था उस वक्त, और इनके पास $1 बिलियन के लिए शहबाज शरीफ इनका प्राइम मिनिस्टर, दोनों का प्राइम मिनिस्टर था ना उस वक्त। वो कहता है हमसे पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगवाए और कैसे हमें उल्टा सीधा होना पड़ा। इन सब चीजों को छोड़ दें। जो इस वक्त मुल्क में, जो उस वक्त 12 से 16% बिजली के यूनिट की कीमत थी, इन्होंने 70 रुपए पहुंचा दिया। और जो कुछ इन्होंने मुल्क के साथ किया, डॉलर जो 170 से 178 के दरमियान फ्लक्चुएट करता था, इन्होंने उस वक्त 300 प्लस पे पहुंचा दिया था। और इसी तरह कोई एक बात नहीं, ये तो 1.5 साल की 16 महीने की कारकर्दगी है, बाकी छोड़ दें। अब मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हमने अच्छा किया बुरा किया, अवाम ने फैसला करना है। अवाम एहतसाब कर चुकी है इनका, अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है, अवाम फैसला दे चुकी है। फेडरेशन की वाहिद पार्टी इस वक्त पीटीआई है, इमरान खान है, लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके नाम पे लोगों ने वोट दिए, इसके बावजूद कि वो जेल में था। और जो कुछ इन्होंने हमारे पोलिंग एजेंट्स गिरफ्तार किए, पर्चे किए, FIR काटी, हमारे लोगों के घरों में छापे मारे, सब कुछ एक तरफ रख देते। बड़े कठिन माहौल से आप बाहर निकले। 8 फरवरी को हम फिर भी इतनी बड़ी लीड से जीते, उनको उठा करके उन्होंने जो एक्चुअल फॉर्म 45 है, जो कि हम जीते हुए हैं, वो रिजल्ट होता है सेक्शन 90, 92, 95 के मुताबिक, उसको इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आज देखें लोग अपने हो गई, वो भी तो बांट दी ना इलेक्शन कमीशन ने। मखसूस नशिस्तें तो कमाल की बात है। क्या ये रेवड़ियां हैं, क्या ये गिफ्ट है, या ये खैरात है कि आप एक पार्टी जो अपने हिस्से ले चुकी हैं उनको उठा करके वापस फरमाइशी एप्लीकेशनें मांगी, उनको उठा के दे दिया। इससे बड़ी जमहूरियत दुश्मनी और कोई नहीं हो सकती, और इससे बड़ा जुर्म इलेक्शन कमीशन का और कोई नहीं हो सकता। ये न सिर्फ आईन से खिलवाड़ है, बल्कि जमहूरियत को तमाशा और ड्रामा बनाने के मुतरादिफ है। और इस तरह माफिया को मुसल्लत किया जा रहा है हमारे ऊपर और कौम के ऊपर। देखें, कोई भी पार्टी जो इक़्तिदार में आती है, वो तब तक वो कोई ना पॉलिसी उसकी कामयाब हो सकती है जब तक पब्लिक सपोर्ट ना हो, जब तक पब्लिक उसके साथ ना खड़ी हो, ना वो रिफॉर्म्स कर सकती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अवाम इनको सपोर्ट नहीं करेगी? आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी अवाम अब इनके साथ नहीं इनसे नफरत करती है, अवाम इनसे नफरत करती है, अवाम इनको देखना नहीं चाहती, अवाम के सामने ये जाने के काबिल नहीं है। ये कठपुतली MNAs है, ये कठपुतली और नाजायज MNA बने हुए हैं, इनके पास वैलिडिटी नहीं है। जो लोग इस तरह फॉर्म 45 को रद्द करके और रिटर्निंग ऑफिसर्स और इस तरह इलेक्शन कमीशन की आशीर्वाद से आकर के, और लेकिन फिर आप ये कब कहना चाह रहे हैं कि इस तरह के फैसलों की भी कोई वक़्त हैसियत नहीं होगी? मैं कादिर मंदोखेल साहब से जरूर इसका जवाब लूं। मंदोखेल साहब, अभी आप ये फरमा रहे थे कि इनकी जो कारकर्दगी कैसी थी, 16 महीने शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी, अभी वो फिर आप लोगों के वोटों से बने हैं, प्राइम मिनिस्टर जरदारी साहब उनके वोटों से बने हैं, सदर पाकिस्तान, तो इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है PMLN और पीपल्स पार्टी का। आपको लग रहा है डिलीवर कर पाएंगे शहबाज शरीफ साहब, परफॉर्मेंस दे सकेंगे क्या? जी बिल्कुल, आपकी सवाल से पहले जो उन्होंने कोरोना का क्रेडिट अपने खाते में लिया है, जरा शोएब शाहीन साहब तारीख या जो हिस्ट्री है, नॉलेज है, वो दुरुस्त कर ले। WHO ने सबसे पहले तारीफ की है सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह की, जिसने कोरोना के दिनों में जो बेहतरीन कारनामा अंजाम की, जाके तारीख उठा के देख ले। और उसके बाद जो आप 16 महीने की बात कर रहे हैं, यकीनन हम ये नहीं कहते हैं कि 16 महीने में हमने दूध की नहरें बहा दी है, मगर जिस तरह इसने इन लोगों ने PTI की हुकूमत ने पूरा मुल्क के सिस्टम को तहस नहस कर दिया था, और खुद ये कहते थे कि श्रीलंका बन रहा है, तुर्की बन रहा है, फलां बन रहा है, फलां बन रहा है, वो अब सारे की बात है। और आप ये भी कह रहे कि डॉलर जो है ना, वो रिजर्व हमारा बिल्कुल नीचे, माइनस से भी नीचे चला गया, और हम इंपोर्ट करने के भी काबिल नहीं थे। और उस वक्त PDM के या मुत्तहिदा हुकूमत ने ये आवाज लगाई थी कि हम रियासत बचाने आए हैं, अपनी सियासत बचाने नहीं है। तो वो जो सुबह शाम ये श्रीलंका बनाने के ख्वाब देख रहे थे, और इनके 3 गद्दारों का जब ऑडियो टेप सामने आ गया, जहां उन्होंने IMF को थ्रेट किया है, जहां IMF से कोऑपरेट न करने की धमकी दी है इनकी तीनों वजीर खजाना ने, और उसके बावजूद 16 महीने की मुख्तसर वक्त में, जहां आप खुद समझ रहे हो कि एक आपके मातेहत ऑफिसर जो है ना, वो भी काम करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि ये लोग ये कहते थे कि 1 हफ्ते की हुकूमत है, 10 दिन की हुकूमत है। अल्हम्दुलिल्लाह उस श्रीलंका, उस
ब्लैक लिस्ट और उस ग्रे आप सही कह रहे हैं कि आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन बंदोखेल साहब, अवाम फिर एहतसाब करते हैं वोट के जरिए। फिर लोगों ने पीटीआई को वोट क्यों दिया और बड़ी भारी तादाद में दिया? ये आप लोग भी मानते हैं, नून लीग वाले भी मानते हैं, इलेक्शन की रात जो कुछ हुआ सब मानते हैं। लोगों ने फिर वोट क्यों दिया? इतने बुरे हालात थे इकोनॉमी। रुक जाओ यही रुक जाओ। आसमा अभी इनकी बातों में आ गई है। नहीं, मैं नहीं आई, मैं सवाल उठा रही हूँ, मैं सवाल उठा रही हूँ। आप सवाल उठाने से पहले आप ये देख ले, ये दावा कर रहे हैं कि हमारे 180 सीटें हैं और अपील कितने दाखिल किए उन्होंने? सिर्फ 35। तो आप मुझे बताओ, अगर आप 180 का या 80-85 का आप दावा कर रहे हैं तो अपील आपकी 35 क्यों दाखिल है? आपके जहां आपका दावा है कि हम ये सीट जीते हुए हैं, वहां तो कम से कम अपील तो दाखिल कर दी, आपकी अपील नहीं है। पूछ लेते हैं शोएब शाहीन साहब से। दूसरी बात ये है, जब 2018 में जो आरटीए सिस्टम बिठा के और इनको पाकिस्तान के ऊपर मुसलत कर दिए, जब मेरे चेयरमैन बिलावल ने ये कहा कि सिलेक्टेड, और ये खुद भी तालियां बजा रहे थे कि वो सिलेक्टेड थे, तो आप मुझे बताओ ये अपना वक्त भूल गए जो सिलेक्टेड आए थे? और ये जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में आप जितने भी पाकिस्तान के सरबराह देख ले, वज़ीर आज़म देख लें, आसमा में दावे के साथ कहता हूँ, आप सीनियर जर्नलिस्ट है, आपको कभी कोई न्यूज आई कि फला वज़ीर आज़म आईएसआई के हेडक्वार्टर का दौरा किया है? और आप देख रहे हैं इमरान खान साहब किस तरह वो आईएसआई के सरबराह की कुर्सी पे बैठे थे। इतने तो कुर्सी पे, अपनी कुर्सी पे नहीं बैठे जितने आईएसआई की कुर्सी पे बैठे, और बड़े फख्र से ये खबर भी नशर करते थे। तो वो सारी मराहत तो उनसे चली गई है। चले और जाके लेकिन सर उसके बाद बंदोखेल साहब हमारी भी कुछ लिमिटेशन, उसके बाद जो कुछ हुआ सिंध हाउस में, जो हुआ आपके एमएनएस को कैसे रखा गया, वो किसके कहने पे हुआ, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। हम जरा आगे चलते हैं। एक जुमला और, असेंबली के फ्लोर पे किसी मेंबर ने इनको कहा कि आप में जो पीटीआई वाले गिला कर रहे हैं कि 2024 में हमें हरा गया, तो उन्होंने ये जवाब दिया है कि जिसने 2018 में आपको जिताया था उन्हीं ने आपको 2024 में हराया था। सर आप क्या कहेंगे? शोएब शाहीन साहब क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो इन्होंने बातें की हैं, मैं एक एक बात का जवाब दे दूं। पहली बात तो यह है कि अगर 2018 की बात करते हैं ना, तो 2018 में मुझे सिर्फ 2 बातों का जवाब दे दें। क्या 2018 में इस तरह लोगों को अगवा करके, तशद्दुद करके उनको लॉयल्टी तब्दील कराई गई? नहीं। क्या उनके ऊपर पर्चे किए गए? क्या उन लोगों को उठाया गया? क्या उन लोगों को इलेक्शन लड़ने की ममानियत थी? किस बंदे को थी? कोई एक नाम बता दें। दूसरा सवाल, क्या आरटीएस सिस्टम की बात आप बार बार करते हैं, मुझे सिर्फ एक बात बता दें। उसके बाद तो आप लाए ना, 2017 का लॉ है ना, कितने फॉर्म 45 लेकर आए थे? आज पूरी दुनिया दिखा रही है ना, पूरा मीडिया दिखा रहा है, सारा सोशल मीडिया दिखा रहा है। मुझे बता दें कि कितने लोग ये फॉर्म 45 लेकर आए थे जिनके साथ जाती हुई है? वही होगी दुका इंडिविजुअल सतह पे, मैं नहीं कहता, मैं नहीं बात करता उस मौजूद पे, मगर मैं ये कहता हूं कि अच्छा, फिर उसके साथ आप इस बात को मद्देनजर रख रहे हैं, 3 इदारे हैं जो इलेक्शन को डिस्कस करते हैं या उसके बारे में वो अपनी रिपोर्ट्स जाहिर करते हैं, फाफिन, पटन और पिलडाट। इन तीनों ने क्या कहा मुतनाज़ा का? बदतरीन ये इलेक्शन इसको कहा है। और फाफिन और पटन ने तो उससे ज्यादा आगे गए हैं कि इसको जब तक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं कराएंगे इसकी कोई लीगल कोई हैसियत नहीं, और गैर जानिबदारी साबित हुई है। वो जानिबदारी, वो कह रहे हैं जो निगरान हुकूमत थी उनकी, वो भी निगरान हुकूमत की जानिबदारी साबित हुई है, इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी साबित हुई है, और उसके साथ साथ जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने जो फ्रॉड और बेईमानी की है उन सबको डिस्कस किया है, और जुडिशरी के जरिए उसकी इंक्वायरी कराने की जुडिशियल कमीशन के जरिए कहा है। अब आप मुझे ये बता दें, इन्होंने जरा थोड़ा आईएसआई की बात भी की है, लेकिन मैं उस तरफ जाए बगैर मैं सिर्फ एक बात कह देता हूँ, किसको नहीं पता सरफराज बुगटी एस्टैब्लिशमेंट की कठपुतली है? किसको नहीं पता कि वो इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल नहीं था, मगर उसको बनाया आपने पहले इंटीरियर मिनिस्टर। इलेक्शन से 2 दिन, नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने से 2 दिन पहले उसको रिजाइन कराया। ये बड़ी न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट और गैर जानबदार थी, और उससे इलेक्शन का उसके लड़वाया, और उसके बाद उन्हीं की पार्टी को उठा करके, उनके नुमाइंदों को उठा करके पूरा बलूचिस्तान दे दिया। और आजकल सुन रहे हैं, पता नहीं हकीकत क्या है, सुन रहे हैं कि अनवार काकड़ साहब को भी इसी तरह चेयरमैन सेनेट बनाने की खबरें आ रही हैं, साफ सुथरा करके चेयरमैन सेनेट अपने खाते से बनाने की खबरें आ रही हैं। मगर ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये जमहूरियत का तमाशा है, और ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज, ये बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ये 2 खानदान है, नवाज शरीफ हो या जरदारी साहब हो।
ये दो खानदान इस वक्त पूरे मुल्क में मुसल्लत हैं और यही वजह है कि जिसकी वजह से लोग इनसे दूर होते जा रहे हैं और यही वजह है कि आज इमरान खान के साथ लोग खड़े हैं। अच्छा, हम सारे रिजल्ट्स धांधली को साइड पे कर दें, मुझे बता दें कि इस वक्त भी जो सीटें हैं किसके पास सबसे ज्यादा है? कौमी असेंबली को उठा लें, आप एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर उठाएं, आप रिजर्व सीटों को साइड पे करें, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी अगर है, सबसे ज्यादा वोट लिए हैं वो पीटीआई है ना, जिसको आप धांधली वालों वोट को आप फॉर द टाइम भी साइड पे कर दें। तो बात यह है कि आज फेडरेशन की अलामत कौन सी पार्टी है? बाकी तो सूबाई पार्टियां हैं या सूबे के किसी एक हिस्से की पार्टियां हैं। तो फेडरेशन को कमजोर करेंगे अगर जिसका हक है उसको आप नहीं मिलेगा, तो फिर जिसको आप सियासी इस्तेहकाम लाने की बजाय सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा करेंगे, इसके जरिए माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, इसके जरिए लोगों की बेरोजगारी बढ़ेगी, इसके जरिए आपके मंदोखेल साहब से पूछ लेते हैं, जरदारी साहब क्या रोल प्ले कर सकते हैं? क्योंकि कहा जाता है ना, बड़ी मुफाहमत की सियासत हमेशा उनकी हमने देखी है। तो मंदोखेल साहब, आप जरदारी साहब कुछ रोल प्ले करेंगे, पीटीआई को मना लेंगे, कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे आप लोग, या आप लोग भी कहेंगे हुकूमत से कि जी ठीक है, सख्ती से आप इनसे डील करें? आसमा, बिल्कुल पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ये मंशूर का हिस्सा भी है और मुफाहमत जिसको बाज लोग गलत अंदाज में भी बयान करते हैं। और फिर 2018 का इलेक्शन ITS सिस्टम बिठा के 2 दिन बाद जब रिजल्ट दी गई है और पीटीआई के लोग खुद बता रहे थे कि हमने 2013 में ज्यादा वोट लिए थे, 18 में कम लिए थे और इनको मुसल्लत कर दिए, वो शोएब शाहीन साहब को याद नहीं आ रहा है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि उसके बावजूद बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जवाब में क्या गालियां मिली थी वो आपने भी सुनी थी, ठीक है। अब उसके बाद भी अभी भी हम यही कहेंगे और फिर ये शोएब शाहीन इतने बड़े दावे कर रहे हैं हम पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी है। नहीं जी, पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी आप है ही नहीं है, कोई भी नहीं पार्लियामेंट में आप हो ही नहीं है ना, ठीक है। नहीं, अगर उनकी रिजर्व सीट्स में लाई जाए तो वो ज्यादा अक्सरियत बनती है सर, अगर उनकी रिजर्व सीट्स पीटीआई की में लाई जाए। जी अस्मा, आप मुझे बात बता दें, जिसको ये बेवकूफ बना रहे हैं, रिजर्व सीटें इनको मिल भी जाए तो इनकी तादाद कितनी हो जाती है? आप जरा मुझे गिनती करके बता दें। नंबर 169 वोट दरकार है वज़ीर आज़म के लिए, तो आप मुझे बता ये 169 ले सकते हैं इनके पास? अगर सदारती इलेक्शन में भी इनके कैंडिडेट ने 181 लिए है और अगर आप इनकी 92 जो वोट ये दावा कर रहे हैं कि हमारे रिजर्व है वो मिला के तो ये 273 आ जाता है, हमारे 411 वोट है। आप मुझे बता दो। फिर दूसरी बात ये कि हमारी पोजीशन ऐसी है कौमी असेंबली में कि पीटीआई के पास अक्सरियत होती तो ये हुकूमत बना लेते, नहीं थी। और ये पीटीआई को भी हमें जरूरत थी और नून लीग को भी हमारी जरूरत थी। हम तो ये सोच रहे थे कि शायद उनके साथ बात हो जाए, मगर इनका रवैया, इनका लहजा, इनकी तहजीब वो तो सबके सामने है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि हमारे पास क्या रास्ता था? हमारे पास ये रास्ता था कि हम नून लीग का साथ देते हैं। अब नून लीग का साथ नहीं देते तो आप बताओ मुझे, क्या हुकूमत बन सकती थी या क्या ये असेंबली चल सकती थी? हमने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने नून लीग का साथ दिया। वक्त की कमी है, मैं बिल्कुल माजरत के साथ शोएब शाहीन साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, प्रोग्राम ओवर हो गया। और पीपल्स पार्टी ये कहती है सिस्टम बचाया, पीटीआई ये कहती है हमारे मैंडेट का एहतराम किया जाए। उस तरह से इंतखाब हुआ, क्या वाकई वो दुरुस्त तरीक़ेकार था? अगले आने वाले चंद दिनों में इस तरीक़ेकार को चैलेंज किया जा सकता है। हम बात करेंगे सदारती इलेक्शन की, वज़ीर आज़म के इलेक्शन की, और मेजॉरिटी जो हाउस में इस वक्त लोग बैठे हैं बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका ये कहना है कि उनके पास वाज़े मैंडेट नहीं है। फॉर्म 45-47 में जिस तरह से रद्दबदल किया गया, तब्दीलियां की गई, इलेक्शन कमीशन इसका जिम्मेदार है और वाज़े मैंडेट इस हुकूमत के पास नहीं है। तो क्या अगले आने वाले चंद दिनों में ये मामलात अदालत में जाएंगे और फिर क्या वाकई वहां से कुछ इंसाफ की तवक्को है? इसी पर मजीद हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब हसन रजा पाशा साहब, साबिक चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल। सर आपको वेलकम कहते हैं। आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल के। सर आपको भी वेलकम कहते हैं आज के शो में। पाशा साहब, आपको लग रहा है इन्हीं ओहदों पर जो इंतखाब हुआ, तरीकाकार था इंतखाब का, सदारती इलेक्शन था, क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह रही है इस पर हमने भरपूर तैयारी कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चैलेंज करना तो उनका हक है, आईनी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी। लेकिन देखना ये है कि जो इलेक्शन हुआ कल और उसके फौरन बाद जो मुखालिफ कैंडिडेट थे जरदारी साहब के, अचकजई साहब, बड़े सीजन किस्म के पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने कैटेगरिकली ये कहा कि इस इलेक्शन में कम अज कम ये जरूर है कि कोई
सेल परचेज नहीं हुई और वोटर्स ने अपना खुल के अपना जो है हक रायदही इस्तेमाल किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसे सीजन्ड पॉलिटिशियन की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट खुश आइंद है और ये काफी बेहतर। अब टेक्निकलिटीज की बुनियाद पे यकीनन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इस पे जाएगी, क्योंकि उनको स्पेशल और रिजर्व सीट को एक वो है बिल्कुल एतराज उनका अपनी जगह पे बजा है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही ये मैटर हल होगा। देखें, कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट दी, अखलाकी तौर पे अगर देखा जाए तो ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बनती हैं। कानूनी एतबार से देखा जाए तो कुछ ऐसी गलतियां पीटीआई के दोस्तों ने की जिसकी वजह से इनको ये वक्ती तौर पे इन सीट से हाथ धोना पड़ा। अब मामला तमाम कौम की नजरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ लगी हुई हैं, वो उस पे जाएंगे और वहां ही पे फैसला होगा जो कि यकीनन हम सब के लिए काबिल कबूल होगा और तमाम अवाम के लिए और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए भी ये पहले बल्ले वाला फैसला तो काबिल कबूल नहीं था, आज तक वो एक साथ दब्बा है। कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो काबिल कबूल नहीं रहा पीटीआई के लिए और बड़ी तनकीद भी इस पे होती रही। मैं ज़ुबैरी साहब से ये जानना चाहूंगी, ज़ुबैरी साहब, इंतखाब का हर अमल मुतनाज़ा पाकिस्तान के अंदर हमें दिखाई देता है। जनरल इलेक्शंस हों, सूबाई इलेक्शंस हों, फिर पार्लियामान बन जाती है, वहाँ पे भी तमाम तर अमल को कहा जा रहा है कि मुतनाज़ा हो गया। तो जैसे अभी पाशा साहब फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला, फिर वहाँ से जो भी फैसला आए सब उस चीज़ को मानेंगे। आपको क्या लग रहा है, ये बुनियाद वहीं से पड़ी थी, बल्ले का निशान ना लिया जाता और आज ये दिन सबको ना देखना पड़ता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि सबसे हमारा एक तारीख़ में, हमारी अदालती तारीख़ में एक बहुत सियाह दिन होगा जो बल्ले वाला जो फैसला आया, मैं समझता हूँ। और इसकी मिसाल अभी हम लोग तो बैठे हुए हैं, पाशा साहब हैं हमारे, मेरे मोहतरम बड़े भाई हैं, इनका ये वक्त बता देगा कि कुछ फैसले उस वक्त तो हो जाते हैं, लेकिन तारीख़ उस फैसले का क्या फैसला करती है वो तारीख ही बताएगी आपको कि इस फैसले का। लेकिन आप उस फैसले का असर देखिए क्या हुआ। उसके आपने एक पार्टी से उसका सिंबल ले लिया कि वो ठीक है, टेक्निकली हो सकता है फैसला सही हो कि उनका, लेकिन पॉइंट इज दैट उसका असर क्या हुआ। आपने सबसे बड़ी बात कर दी कि आपने उनके कैंडिडेट जो थे उनकी शनाख्त उनसे ले ली, उसके बावजूद उन्होंने भारी मैंडेट लिया। फिर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 फॉर्म 47 वाली डिबेट में इस पूरी कौम को फंसा के उनसे मैंडेट छीन लिया गया जो वो कह रहे हैं। और लोग भी समझ, मैं कराची के हद तक तो आपसे बात कर सकता हूँ, कराची में तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि जो लोग यहाँ जीते उनको सीटें नहीं मिली। मेरा अपने हल्के में से जो कैंडिडेट जीता उसको सीट नहीं मिली। खैर, और वो अब नेचुरली वो सारे इलेक्शन कमीशन ने कहा जाओ इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाओ, 5 साल तक केस चलाओ, फिर नेक्स्ट इलेक्शन आ जाएगा, उस वक्त तक केसों का फैसला ही नहीं होगा। लेकिन जो मेन इशू जो आ रहा है कि आपने उसका असर यही था, याद है हमारे प्रोग्राम्स हुए थे, हसन भाई भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हुए थे, इन्होंने ये बात कही थी कि बिगेस्ट प्रॉब्लम इनको आएगी रिजर्व सीट्स की। जब ये इंडिपेंडेंट के हैसियत से आएंगे इनको रिजर्व सीट्स पे होगा। देखिए बिल्कुल वो बात सही है। वो इसलिए मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन ने जान कुछ को हो रहा है, क्योंकि देखिए अब इशू, अब देखिए उनका फैसला देखिए 4-1 से शायद उनका फैसला है, भरवाना साहब उसमें माइनॉरिटी में हैं, तो उन्होंने कह दिया कि जी इनको नहीं मिलेगी। और लेकिन जो बिगेस्ट फैसला जो उन्होंने किया, जो मैं समझता हूँ बड़ा मेलाफाइड फैसला है इस इलेक्शन कमीशन का, जो आईन और कानून को तोड़ते हुए आ रहे हैं पिछले 2 सालों से, और लेकिन उनसे कोई पूछने वाला नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट कहता है वो आईनी इदारा है, हम उसकी इज्जत करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि ये आईनी इदारा अपनी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस हदूद से तो बाहर फलांग रहा है इस वक्त तक, तो ऐसे ही लग रहा है चले है। तो अब देखिए उसका ये हुआ कि उन्होंने वो सीटें जो इनके मिलनी थी वो दूसरों को दे दी। बिल्कुल, उसका असर क्या है कि वो आप देखें एक पीडीएम की हुकूमत बनी है मिलके, उनका क्या होगा, हो सकता है ये जो हुकूमत अगर उनको सीटें मिल जाती हैं उसका फैसला जहां भी होना है होता रहे। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि उनके हक में कोई फैसला आएगा, आपको नहीं लग रहा, लेकिन नहीं लगता जी। आप मुतवातिर देख लें उनके साथ क्या हो रहा है। तो और उसके बाद फिर आप देखिए कि उसके क्या होगा, उनको जो पार्टीज हो जाएंगी उनको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी। बिल्कुल, वो मिल गई है। उससे वो आइन तब्दील करेंगे, आइन की शकें होंगी, किसी को फायदा पहुंचाना होगा वो भी पहुंचाया जाएगा। हम सब देख रहे हैं, देखते रहेंगे, अनलेस
सुप्रीम कोर्ट समझे या हाई कोर्ट भी समझे और डिक्लेयर करे कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो भी है, अगर उनको सीटें मिलनी है, उनको अगर नहीं भी मिलनी है तो दूसरों को भी नहीं मिलनी चाहिए। मिलनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल। पाशा साहब, क्योंकि क्लियर कट मैंडेट है एक जमात का, और अगर वो टेक्निकलिटीज पे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर एक जमात पार्लिमानी पार्टी के तौर पे सामने आती है तो फिर उसका हक है। बाप पार्टी की मिसाल मौजूद है, या आए रोज हम प्रोग्राम में इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको लग नहीं रहा इलेक्शन कमीशन को कोई देखने सुनने वाला है? कुछ चेक एंड बैलेंस का सिलसिला उनके ऊपर है या नहीं, या खुली छुट्टी दे दी गई है, जो इलेक्शन कमीशन जाने और जितनी जातियां कर सकते हैं वो कर सकते हैं? लेकिन जो दूसरी जानिब हम सियासी जमातों की बात करें, अभी आपने भी कहा कि इखलाकियात तो यही थी कि उस जमात को मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो सब शराकतदारी में पहुंच गए हिस्सा लेने के लिए। देखिए, मैं जुबैरी साहब ने जिस तरह फरमाया कि 4-1 के रेशियो से फैसला आया, थोड़ा सा इंतहाई अदब के साथ मैं इनसे इख्तिलाफ करूंगा। सीटें सुन्नी 5-0 से है। उन्होंने सिर्फ एक, जो ऑनरेबल मेंबर साहब हैं परवाना साहब, उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट पे वो अपना इख्तिलाफी नोट लिखा, और वो ये था कि ये सीट बाकी जो पार्टीज हैं उनमें तकसीम नहीं होनी चाहिए और इसके लिए आईनी तरमीम का इंतजार करना चाहिए। अब आईनी तरमीम कौन करेगा जिससे बेनिफिट तरीके इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिले? ये भी बड़ी अजीब सी बात है। 2/3 मेजॉरिटी जिस तरीके से बनाई जा रही है, क्या वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बेनिफिट देने के लिए बनाई जा रही है? मेरा ख्याल है कि ये बात नहीं है। फैसला 5-0 से ही आया है कि इनको नहीं मिलनी चाहिए सीट्स। लेकिन एक चीज जो बाप पार्टी और इनमें, अब हम जरा कानूनी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। बाप पार्टी वाला जो केस था उसमें यह था कि बाप पार्टी के निशान पे इलेक्शन कंटेस्ट किया गया और उसमें 2 जो आजाद मेंबर्स थे केपी के, वो शामिल हो गए बाप पार्टी में। और फिर इसी वजह से उनको बुला के बताया गया जी कि आप चूंकि बाप पार्टी में शामिल हो गए हैं तो आपकी एक सीट बनती है जो कि उनको दी गई है। यहाँ पे मामला थोड़ा सा एनालाइज करने में पीटीआई के दोस्तों से गलती हो गई कि उन्होंने ऐसी पार्टी का चॉइस किया जिस पार्टी का चेयरमैन खुद अपने उस इलेक्शन सिंबल पे नहीं लड़ा, कोई एक कैंडिडेट भी नहीं मिला। और आर्टिकल 206 की वो सेक्शन 206 की जो बात है, जो उनसे क्वेश्चन एक लेटर के जरिए पूछा गया कि क्या आपने 5% कोटा फीमेल कैंडिडेट्स का दिया, तो उस पे उन्होंने बड़ा क्लियर कट जवाब दिया जी कि हमने तो इलेक्शन लड़े ही नहीं है, हमारी पार्टी ने अपने सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ा, लिहाजा हमसे ये सवाल इररेलेवेंट है कि 5% का हमने सीट्स दी हैं लेडीज को या नहीं दी। बात सिर्फ एक चीज पे आके ठहर गई कि जब आजाद सारे के सारे शामिल हो गए और वो कंसेंसस के साथ यक आवाज होके कह रहे हैं कि ये जो है हमारी पीटीआई को जो हमने दी थी लिस्ट उसको किया जाए, तो सिर्फ पॉइंट इन इशू एक ही होना है कि क्या पीटीआई जमात की दी गई प्रायोरिटी लिस्ट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ट्रांसफर हो सकती है, जो पार्टी है जिसमें वो शामिल हुए हैं वो ट्रांसफर हो सकती है। क्या ये अच्छा होता कि जब इनको ये पता चल गया था कि सिंबल इनसे ले लिया गया है और अब इनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, तो फिर जो इनके जोमा हैं, जो कानूनदान हैं इनके, उनको चाहिए था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से प्रायोरिटी लिस्ट दे देते तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फैसले की हवाले से मैं बिल्कुल ये तशरीह होनी चाहिए, वंस फॉर ऑल ये मैटर सेटल होना चाहिए, बड़ा जरूरी है बिल्कुल, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना रहे और हर एक का मैंडेट है और उस मैंडेट का बिल्कुल एहतराम भी होना चाहिए। बिल्कुल जुबैरी साहब, ये जो सारे मामलात हैं आईनी, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं और पीटीआई की वो कह रहे हैं कि ये गलती थी कि सुन्नी इत्तेहाद के साथ जाना, लेकिन मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के साथ जाना चाह रहे थे, लेकिन कहा गया कुछ सऊदी अरब के दोस्त नाराज हो रहे हैं इस मामले से। लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट कुछ रिलीफ दे सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? इस मामले पे रिलीफ मिलेगा? क्योंकि अभी तो 2/3 अक्सरियत बन रही है, अगर ये रिजर्व सीट्स इनको मिल जाती हैं, क्योंकि पंजाब में तो मिल गई हैं, बाकी भी मिल जाती हैं, तो फिर ये 2/3 अक्सरियत इनको हासिल हो गई है, तो मामला तो फिर कहीं और चले जाएंगे। तो वहीं जा रहे हैं जिसका प्लान किया गया था उसके हिसाब से, एवरीथिंग इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू प्लान। तो यही प्लानिंग थी, उसके हिसाब से हो रहा है और यही इसी तरह से चलता रहेगा।
इनको सीटें नहीं मिलेंगी। मुझे नहीं लगता कहीं से इनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। तो लेकिन इस मामले को अगर सेटल होना है और कल को फिर किसी पार्टी के साथ, क्योंकि अगर मुश्किल हो सकती है, आप तो एक बार निशान सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, तो फिर कल किसी और जमात की भी बारी आ सकती है। तो ये ऐसी ही गैर मुबहम किस्म की फैसला रहेगा या मुबहम किस्म की सिचुएशन रहेगी? किसी ना किसी को तो एड्रेस करना है इसको। नहीं, आइन और कानून की जब तक बालादस्ती इस मुल्क में नहीं होगी, हम इसी तरह चलते रहेंगे। एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती रहेगी, वो जो चाहेंगे वही इस मुल्क में होगा और वही उसके हिसाब से वही इस मुल्क में हो रहा है और वही होता रहेगा। और ये सारे सब लोग जो एक पेज पे हैं, 2/3 मेजॉरिटी मिल गई, अब किसको किससे क्या फायदा होने वाला है वो भी वक्त बता देगा। लेकिन आप जुबैर साहब ये नहीं समझ रहे, जो निगरान हुकूमत पे हम अगर आ जाते हैं, अभी निगरान हुकूमत थी, उनके वुज़रा थे, इलेक्शन भी लड़ा, एक तो बन गए चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान, निगरान वज़ीर आला पंजाब, वो वफाकी वज़ीर दाखिला बनने जा रहे हैं। अब कैबिनेट की इतनी लंबी लिस्ट आ गई, उसमें अक्सर मुशीर बरकरार रखे जा रहे हैं जो निगरान हुकूमत की एक्सटेंशन थी। तो आप जैसे अभी फरमा रहे थे कि प्लान उसी तरह से चल रहा है। बिल्कुल, वो ये जो पीडीएम का एक्सटेंशन ही था, ये जो आपकी निगरान हुकूमत थी, वो जिन लोगों ने पीडीएम बनवाई थी, जो बनी थी, उन्होंने वही केयर टेकर भी उन्होंने बनवाई और वही आगे भी वही चलते रहेंगे। मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी इस बात पे। और लेकिन जो बात है कि सारा मुल्क जो था, एक मुल्क के अंदर एक जो हमारा यूथ है, उसने जो एक वोट डाला था, जिसके हक में वोट डाला गया, लाहौर के अंदर जो लोग जीते थे उनको हरा दिया गया हर जगह। और वो फिर अगर ये, लेकिन अल्लाह का अपना निज़ाम होता है जी, पता नहीं अगर ये लोग इस तरह से आए हैं तो उसका आगे जाके क्या इकोनॉमी हमारी संभल पाएगी अगर हमारी स्टेबिलिटी नहीं आती। और अगर किसी का मैंडेट, लास्ट टाइम जब मैंडेट चोरी हुआ था, आपको पता है कि पाकिस्तान टूट गया था, दूसरी दफा मैंडेट पे डाका पड़ा तो मार्शल लॉ लग गया था 1977 पे, 77 में। तो और भी हमने ये चीजें देखी हैं। और फिर इसी तरह की जब किसी को 2/3 मेजॉरिटी मिल गई, फिर एक मार्शल लॉ लग गया था 1999 में। तो ये सब चीजें इसी तरह चलती रहेंगी जब तक आप फ्री फेयर और मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अवाम ने जिसको चुना जी। ये इसी तरह चलता रहेगा, ऐसे ही चलते। पाशा साहब, आपको क्या लगा, आपको कोई अच्छी उम्मीद है? नई हुकूमत आ गई, पीपल्स पार्टी और PMLN, हमने आगाज में भी माजी की उनकी तकारीर दिखाई, लड़काना सड़कों पे घसीटने की बातें होती थी, आज वही सदर हैं और वही वजीर आजम है, एक दूसरे को मुबारकबादें भी दे रहे हैं। इसको जमहूरियत का हुस्न कहें, बुग़्ज़ इमरान कह लें या कुछ और कह लें? आप देखें, अगर तो इस सिस्टम को ठीक करना है तो एक ही सूरत है, और वो ये है कि जिसको बेनिफिट दिया जा रहा है वो इनकार कर दे। अगर यही इनकार 2018 में इमरान खान साहब कर देते तो शायद सूरत हाल और होती। अब ये लोग जो अब आ रहे हैं, नजर आ रहा है इनको, ये इनकार कर दें तो फिर जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई लीडरशिप इस मुल्क की इन हालात में इनकार नहीं करेगी कि मैं ऐसे हुकूमत नहीं लूंगा, मैं इस तरह ट्रेजरी बेंचेस पे नहीं बैठूंगा, मेरा ख्याल है उस वक्त तक ये जो म्यूजिकल चेयर है ये चलती रहेगी और फिर ये अल्टरनेट ईयर्स पे, अल्टरनेट डेज पे ये इक़्तिदार में आते रहेंगे। मेरा ख्याल ये है, वो फैज साहब का एक शेर है ना कि अब सदियों के इकरारे इताअत को बदलने लाजम है कि इनकार का फरमा कोई उतरे। वाह, जबरदस्त। तो अब इनकार का फरमा उतरता है या कोई खुद उसको इनकार लेकिन ऐसा नहीं होता पाशा साहब, क्योंकि यहाँ पे तो खुद अब मान रहे हैं PMLN वाले कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे तरीके अदम एतमाद लाए। PMLN के अक्सर कायदीन हैं, वो इस तरह की अब बातें कर रहे हैं। तो ये अगर जब तक हमारे सियासी कायदीन खुद गेट नंबर 4 पे जाके फरमाइशें करते रहेंगे या इस्तेमाल होंगे तो फिर मामलात ऐसे ही चलेंगे ना। आप देखिए मैडम, मैं एक बात कहूं कि कितने मुश्किल हालात में PTI ये इलेक्शन लड़ के आई है, कितने मुश्किल हालात में। और KP में एक इनका ऐसा बंदा पढ़ा लिखा था, तैमूर झगड़ा, मैं तो उसकी स्टेटमेंट देख के हैरान रह गया हूं कि इन हालात में भी उसको वजीर बनाने के लिए ज़ुबैरी साहब, KPK के चीफ मिनिस्टर ने 20 करोड़ तलब किए हैं। ये हालात, लेकिन कल वो वजाहत फरमा रहे थे पाशा साहब, उनकी वजाहत आई है कि ऐसा कोई पैसा नहीं मांगा, वो उन्होंने कल ऑन कैमरा बोला है, इस तरह का स्टेटमेंट आया। ये तो पता नहीं, मैंने तो आज जंग अखबार पढ़ी है, अच्छा। उसपे 3 कॉलमी खबर आई हुई थी, मैं तो परेशान हो गया ये देख के कि क्या जंग अखबार का ये हालात, जंग अखबार का कह के उसकी वेरासिटी चैलेंज हो गई कि जंग अखबार में तो आपको पता है कहां से कंट्रोल्ड है। सर जो भी है, वेरासिटी जो भी है, लेकिन ये खबर जो चली है, अल्लाह करे ये गलत हो, लेकिन वो वजाहत दे चुके हैं, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हुआ। पूछ लें सर,
इतनी खौफनाक खबर है कि ये रियली ये ज़हन खराब मानने को आप इसको तैयार नहीं है, ठीक। लेकिन अभी जो हालात हैं, आपको लग रहे हैं ये मुल्क को चला पाएंगे इस मैंडेट के साथ? मुल्क चल जाएगा? एक खास सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है और क्राइसिस है इकोनॉमी का, आपको लग रहा है ये मुल्क चल पाएगा? मैंने तो ये तजवीज़ कहीं दी थी कि अगर 1 साल के लिए ही हुकूमत दे दें पीटीआई को तो ये सारा सफाया हो जाएगा, काम इनका तमाम हो जाएगा। जो मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हालात हैं, मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी इनमें से हो तो वो ठीक कर सकेगा। इन हालात में नजर नहीं आ रहा। आप देखें इंडस्ट्री सारी बंद हो रही है, वहां पे प्लाट्स बनने शुरू हो गए हैं उन प्रॉपर्टीज पे जहां पे इंडस्ट्री थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किसी मुल्क का आप इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इंडस्ट्री देखिए, वहां पे जो प्रॉपर्टी टाइकॉन है उन्होंने प्लाट्स बना के बेचने शुरू कर दिए हैं, तो नई इंडस्ट्री लग नहीं रही, कोई इन्वेस्टर बाहर का आ नहीं रहा। आपका सारा इन्हिसार आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पे है, तो कहां से आप अपना मुल्क का वो एस्टैब्लिश करेंगे? मुझे नहीं लग रहा। आपको नहीं लग रहा? जुबैर साहब, आपको सर क्या लग रहा है? एक तरफ तो देखें आईनी मामलात हो गए, अभी गंडापुर साहब फरमा रहे हैं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बार बार आइन तोड़ रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। एक तरफ तो ये मामलात हो गए, दूसरी जानिब हम मईशत का जिक्र कर रहे हैं, उसको कैसे चलाना है, IMF के पास आपको जाना है, कर्जा लेना है। इस तमाम तर सूरत हाल में आपको लग रहा है कुछ एक सही डायरेक्शन ले पाएगी ये हुकूमत? नहीं, बिल्कुल नहीं ले पाएगी। जो हुकूमत आप पे मुसल्लत की गई है, हम पे इस्टेब्लिशमेंट के बेसिस पे, उनकी बैसाखियों पे, वो कभी अवाम को उसको सपोर्ट हासिल नहीं होगी। देखें, अगर कोई पॉपुलर हुकूमत आती है, जिसकी भी हो, पॉपुलर हुकूमत आती है, वो सख्त फैसले करती है तो अवाम उसके साथ होगी, वो अवाम को बताएगी कि हमें सख्त फैसले करने, आपको इस चीज से गुजरना है, तो अवाम उसके लिए कुर्बानी देने के लिए भी तैयार होती है। लेकिन जो लोग अगर ऊपर से मुसल्लत कर दिए जाते हैं अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ, वो कुछ नहीं कर सकेंगे। वो सिर्फ डंडे की जोर पे हम पे हुकूमत करेंगे, और डंडा उनके पास मौजूद है। और आपको पता है, जब पिछली दफा जब सुप्रीम कोर्ट उनके हक में नहीं बोलता था, तो सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने बिल्कुल इररेलेवेंट बना दिया था, उनके फैसले नहीं माने जाते थे। लेकिन अब वो भी हाथ नहीं, सब एक ही पेज पे माशाअल्लाह के फजल से। तो डंडे के जोर पे हम पे हुकूमत करेंगे। अब लेकिन डंडा कितनी देर तक चलता रहता है, लेकिन इकोनॉमी लेके मैं एक और बात करना चाहूंगा कि बड़े जो सबसे बड़ा जो इमरान खान, तो ठीक है वो जेल में है, उनकी गलतियां हैं, उन्होंने ये गलत कर दिया, गलत कर दिया, उनके लोग सही नहीं है, जो भी है। लेकिन जिस आदमी को पर वजीर आजम बना था, उसकी पार्टी ने और इस्टेब्लिशमेंट जो उनके साथ कर दिया, वो भी कोई हैरानगी की बात है। ठीक, बिल्कुल। लेकिन अभी आगे देखते हैं सर, फिर पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा क्या बनेगा। पाशा साहब, आखिरी बात करेंगे, ये तो सारे मामलात हो गए। आज आपके साथी जो हैं, आपके वकला भाई, इसमें हम देखते सकते हैं लतीफ़ खोसा साहब हो गए, सलमान अकरम राजा हो गए, जरदारी साहब जिस वक्त हल्फ उठा रहे थे उसी वक्त लाहौर की सड़कों पर उनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था। तो ये भी एक जमहूरियत का हुसन इसको हम कह लें कि PTI सड़कों पर अपने मैंडेट के लिए एहतजाज कर रही है, और दूसरी जानिब जिनके पास मैंडेट नहीं है वो हल्फ उठा रहे हैं इस वक्त। देखें, ये जमहूरियत का हुस्न तो चले अपनी जगह पे है, लेकिन मेरा हाल है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इसको इब्तदा में ही इसको स्नब करना चाहते हैं, क्रश करना चाहते हैं, और शायद उसी हिकमत अमली का ये नतीजा है कि आज एहतजाज की कॉल थी और जो बाहर निकले लीडरशिप खास तौर पे, उनको उन्होंने अरेस्ट कर दिया। इतना लंबा नहीं रखेंगे, 1-2 दिनों तक शायद जो तरीकाकार है वो यही बताता है कि 1-2 दिनों तक शायद उनको छोड़ दें, या 188 144 की खिलाफ वर्जी की FIR होगी, बेलेबल ऑफेंस है, दूसरे दिन बेल हो जाएगी। कोई इतना लंबा चौड़ा मसला नहीं, ना तो ये ATA का कोई केस बनेगा, तो ना ही कोई इतना लंबा होगा, ये जल्दी ये रिलीज हो जाएगी। लेकिन जो आइन में जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, वो बहरहाल सफर हो रही है, हर उसको देखना। आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 16 कहता है राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट का हक है, आजादी, एसोसिएशन की आजादी, ये आपका जो बुनियादी हक है, बिल्कुल आइन इसकी इजाजत देता है। लेकिन हर तरह से, लेकिन आपको लग रहा है हुकूमत ने फैसला कर लिया, खुसूसन पंजाब हुकूमत ने, कि सख्ती से निपटा जाएगा? जुबैर साहब, क्या ऐसे ही लग रहा है आपको? क्योंकि देखिए ये एक्सटेंशन है उसी हुकूमत की, जो इनसे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे, जो अब वजीर पता नहीं क्या दाखिला बनने जा रहे हैं, PCB के चेयरमैन भी हैं, उनको एक टास्क दिया गया था, वो आए थे, और पंजाब में यही होगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में यही होगा कि उनको कहा गया कि जी मारो पकड़ो, बंद करो इनको, प्रोटेस्ट का हक ही नहीं है। PTI कौन है? वो 9 मई जो है ना, वो आप 9 मई
उसमें आ रहे हैं, नौबई फिर आ रही है। इसका मतलब आप किसी अच्छे की उम्मीद ना रखें। बहुत बहुत शुक्रिया पाशा साहब, जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इसी नोट, अगर अपोजिशन को इसी सख्ती से कुचलने की कोशिश की जाएगी तो फिर हालात कहीं बेहतरी की जानिब नहीं जाएंगे। अगर नई हुकूमत आ गई है तो फिर सबकी बेहतरी और भलाई इसी में पाकिस्तान को अगर आगे ले जाना है तो अपोजिशन को साथ बिठाएं, उनके मैंडेट का एहतराम करें, जो उनकी सीट्स हैं उनको दी जाएं ताकि मामलात आगे चल सकते हैं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।